आज मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स में कम मेहनत करके एक अच्छा डिसेंट स्कोर कैसे हासिल किया जाए, इस पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ। ऐसा हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि एक ऐसा कारण हो सकता है कि आपको स्मार्टफोन पढ़ने नहीं दे रहा है, आपकी लर्निंग पावर को कम कर रहा है। अपनी तरफ से सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको रिवीजन चेकलिस्ट में ध्यान रखनी है कि हाँ ये मुझे आता है, इसका मतलब मुझे ठीक ठाक चीज़ें आती हैं, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें मेरे से मिस ना हो जाएं। रादर 10-12 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो जिनके बोर्ड में आने की संभावनाएं 99.99% होती हैं, 0.01% का एरर सबको अलाउ करते हैं। बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर पे। आज मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स में कम मेहनत करके एक अच्छा डिसेंट स्कोर कैसे हासिल किया जाए, इस पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे बोर्ड में और या प्री बोर्ड्स में। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो लोअर साइड पे रह जाते हैं, 20 नंबर 25 नंबर 70 में से 30 नंबर रह जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि एक ऐसा कारण हो सकता है कि आपको स्मार्टफोन पढ़ने नहीं दे रहा है, आपकी लर्निंग पावर को कम कर रहा है। ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आजकल जो चलन है बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स में जाने का, तो जाते सब हैं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में एज अ वैनिटी, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये शो ऑफ के लिए कि हम एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। बट लेटर ऑन रियलाइज होता है कि 70 बच्चों के बैच में आज सिर्फ जेई मेंस या नीट के जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर वो 4 बच्चा ही देने आ रहा होता है। तो ये बहुत लेटर ऑन बच्चे को रियलाइज होता है कि बहुत से कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ उन बच्चों पे ध्यान दिया जाता है जो उनका रैंकर्स बैच है, बाकी बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स के साथ तो ऐसी बदतमीजी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो के अंदर अगले 30 दिन की स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं। बट फिलहाल आप 30 दिन की जगह अगले 10 दिन में या 15 दिन में बुक 2 को करके कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। बुक 2 में कौन सी डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ऑर्डर ऑफ चैप्टर होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये बातें डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर बुक 1 को अभी अनटच छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि पहले बुक 2 करें आप लोग और हफ्ते भर में ये बात मुझे बताएं, एक हफ्ते 10 दिन में करके, कि आप बुक 2 में अगर कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो मैं आपको फिर बुक 1 के लिए भी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। ठीक है। बुक 2 एक हफ्ते से ज्यादा का गेम नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स क्या होना चाहिए, हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बाकी सारे टॉपिक छोड़ जाइए। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, 12वीं की फिजिक्स के बोर्ड के पेपर का वो खौफ है कि अगर वो पहला पेपर है, चाहे वो तीसरा पेपर है, चाहे वो 5वां पेपर है, बच्चे हमेशा बोर्ड के पेपर के बाद, फिजिक्स के पेपर के बाद आके मुझे कहते हैं हमारे बोर्ड के पेपर खत्म हो गए, चाहे वो फिजिक्स का पहला ही पेपर क्यों ना हो, चाहे अभी सारे सब्जेक्ट बचे हुए हों। ठीक है। बोर्ड का पेपर आपको हमेशा जो है जो अमेज करने से, लोगों को सरप्राइज करने से चूकता नहीं है। लास्ट ईयर 2025 का नीट का पेपर तगड़ा था, तो बोर्ड का पेपर नीट के लेवल से ऊपर मान सकता हूं, या लेवल जैसा ही मान सकता हूं मैं। ऐसा नहीं था कि वो बोर्ड का पेपर कोई हल्का पेपर था। डायरेक्ट डेरिवेशन 10-12 नंबर की भी नहीं थी और एमसीक्यू तगड़े थे। आरसी सर्किट पे केस स्टडी बना के दे दी। और न्यूटन्स फॉर्मूला जो होता है आप लेंस के अंदर जो करते हैं, फोकल लेंथ रूट x1 x2, अगर हम फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं तो फोकल लेंथ रूट x1 x2 आ जाती है। तो ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन आ गया। बोर्ड के पेपर हमेशा से कई बार मुश्किल आया। 2005 का बोर्ड का पेपर बहुत तगड़ा आया था, 2009 बहुत तगड़ा आया, 2012 के पेपर के दौरान अर्थक्वेक आ गया था, भूकंप आ गया था, 2020 कोविड का पेपर बहुत तगड़ा था, और अभी 2025 का पेपर बहुत तगड़ा है। तो अगर आपको अपने आप को थोड़ा सा निपुण करना है तो ये 4-5 पेपर आप निकाल करके देख लीजिएगा गूगल से कि ये पेपरों का क्या लेवल है। खासतौर से सबसे बढ़िया पेपर आपको ये दिखेंगे 2020 और 2025। ठीक है, ये सबसे तगड़े पेपर थे बच्चों। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की कहानी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यूनिट वाइज वेटेज क्या है हमारी। यूनिट वाइज वेटेज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1-2 और करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 नंबर का है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैटर EMI AC 17 नंबर। ठीक है। उसके बाद आ जाइए EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपके 18 नंबर। डुअल एटम न्यूक्लियाई ये आपके 12 नंबर, और सेमीकंडक्टर आपका 7 नंबर। ठीक है। तो मैं अपनी नॉलेज, मेरे को लगभग 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, और मैंने 5000 से ज्यादा बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है। मैं एक बड़ी एडटेक कंपनी में लीडिंग फिजिक्स फैकल्टी हूं
और ऑनलाइन किसी भी बच्चों को मैं नहीं गिनता हूं कि मैंने कितनों को पढ़ाया होगा। ऑफलाइन मैंने 5000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, और हर साल हमारे पास 30, 40, 50 बच्चे 90 प्लस लेके आते हैं। एवरेज तौर पे 500 बच्चे ऐसे मैं गाइड कर चुका हूं जिनके 90 प्लस आए हैं। 2025 के पेपर में भी हमारे पास एक बच्चे के 98 हाईएस्ट मार्क्स आए हैं फिजिक्स में। पिछले साल के पेपर में 98 का मतलब होता है कि एक एवरेज टीचर भी 98 नहीं ला पाएगा उस पेपर में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के बेसिस पे। देखिए, ये एक तरीका होता है आपको एक गाइड करने का, आपको मिसगाइड करने का तरीका नहीं है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, देखिए बहुत ऑब्वियस बात है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं बच्चों, है ना। आप उसको एम्फेसिस दे सकते हैं, आप अपनी रिवीजन चेकलिस्ट में डाल सकते हैं। हाँ, ये सर ने टॉपिक बोला था, ये मुझे आता है या नहीं आता है, ये मुझे देखना है। ये मतलब नहीं कि बाकी सब छोड़ जाओ, बस यही कर जाओ। इस तरह की बातें मैंने नहीं करी ना। मैंने ऐसा कुछ बोला आपसे कि अब ये डेरिवेशन 20 रट लो, फुल मार्क्स आ गए। अरे डेरिवेशन तो 2 भी नहीं आ रही पेपर में। पेपर कन्वेंशनल आया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पिछले साल 2025 के पेपर से पहले सुबह खूब जबा के लाइव सेशन लिया और बोला ये यही पेपर में आएगा। शाम को वीडियो डिलीट हो गई, बंदे ही गायब हो गए शाम को। क्योंकि पेपर अगर प्रिडिक्टेड है तो फिर वो सबका पढ़ाया हुआ है, और अगर पेपर अनप्रिडिक्टेड है तो फिर पेपर बनाने वाला भी पूरा खिलाड़ी होता है भैया। पेपर बनाने वाला अनप्रिडिक्टेड पेपर देना चाहे तो फिर ऐसा भी दे सकता है कि किसी के नोट से ना आए, है ना। सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा अपना मानना है, ठीक है, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा बच्चों, इसको सिर्फ पॉजिटिवली लीजिएगा कि हाँ सर के एक्सपीरियंस से हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। पहला 5 मार्कर क्वेश्चन यहां से आने के, देखिए मुझे पता है कि लगभग 3 ही 5 मार्कर्स आते हैं, ठीक है। तो 5 मार्कर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 से आने के चांसेस होते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 5 मार्कर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और ये बहुत ज्यादा चांसेस जो है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या फिर आप EMI AC में जो है ना, ये हो गए आपके AC जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर पे ना एक NCERT बैक न्यूमेरिकल है, पहले वाली NCERT में था टाउन वाला न्यूमेरिकल, स्मॉल टाउन विद, आप लिख लीजिएगा गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्मॉल टाउन विद द डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर गेट्स पावर फ्रॉम डुअल वायर लाइन, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि कैरेक्टराइज दी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट दी पावर प्लांट, कैलकुलेट दी लाइन पावर लॉस। ये आपको मिल जाएगा गूगल पे, आप जो मैंने शब्द बोले आप उसकी पहली लाइन लिखेंगे वैसे ही मिल जाएगा। पुरानी NCERT में था, सिलेबस में तो अभी भी है, बट शायद नई NCERT से हटा दिया गया है, ठीक है। मैं बच्चों को एक न्यूमेरिकल है, बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टाउन वाला, ठीक है। इसकी वीडियो आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरे पास वीडियो सोल्यूशन है इसका, सॉल्व करा हुआ, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ। मैं 12-13 साल तक बच्चों को पढ़ाता रहा, कभी नहीं आया बोर्ड में। आखिरी साल भी पढ़ा ही दिया अल्टीमेटली, हिम्मत बिना हारे, और बोर्ड में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन होता है ट्रांसफॉर्मर का, स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ, बस इतना लिख लीजिएगा, विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये पुरानी वाली NCERT बैक क्वेश्चन था। अगर ट्रांसफॉर्मर का 5 मार्क, देखिए ट्रांसफॉर्मर 5 नंबर डिजर्व नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर का 5 मार्कर आता है तो ट्रांसफॉर्मर की प्रिंसिपल वर्किंग थ्योरी के साथ एक स्मॉल टाउन वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा। AC जनरेटर तो 5 मार्कर रेयर चांस होते हैं, 3 नंबर से ज्यादा डिजर्व नहीं करता, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो 5 मार्कर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल, ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट होता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप भी देखिए 5 मार्कर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन वही है कि कोई रैंडम पेपर बनाता है तो दे दे, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर और उसका कन्वर्जन टू गैल्वानोमीटर और वोल्टमीटर एम्मीटर, और एक है टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप, ठीक है। देखिए एक आपने डेरिवेशन ना आपको सबने कराई होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट वायर, बायट्स-वर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, म्यू नॉट I by 4πr sin φ1 प्लस sin φ2 या cos φ1 माइनस cos φ2। तो माइंडेड वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। फाइनाइट स्ट्रेट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बायट्स-वर्ट्स लॉ से। इनफाइनाइट वायर सिलेबस में है और उसकी डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ से करनी है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सिलेबस में नहीं है। तो बायट्स-वर्ट्स लॉ की जो सिलेबस है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल या फिर आर्क, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। उसके बाद की कहानी जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ की है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म मैटर, EMI वगैरह बाकी 5 मार्कर आपको दिखते नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 5 मार्कर आ सकता है आपका, किसी गॉस लॉ की एप्लीकेशन आ सकती है, स्ट्रेट वायर हो गया, करंट लीनियरली चार्ज वायर हो गया, शेल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, और इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सॉलिड
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपने कोचिंगों में किया है, बट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाय 3 एप्सिलॉन एम होती है, वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, गॉस लॉ की 3 डेरिवेशंस आ सकते हैं, या फिर आपको गॉस लॉ के आप पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जांपल कर लीजिएगा, रादर पीवाईक्यूज क्या, एनसीईआरटी बैक और एनसीईआरटी एग्जांपल में आपको गॉस लॉ पे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट वाले कि एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक क्यूब एक्स एक प्लेन में रखा है, 3D क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अल्फा एक्स की पावर 3/2, आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर किताब में, सीबीएसई की, एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल में है। ठीक है, अच्छा, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये आपके 18 नंबर के, हम इसे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे बुक 2 के सारे चैप्टर्स में क्या क्या करना है। बुक 1 को मैंने अभी ऊपर से बताया है, एक हफ्ते के बाद फिर से स्ट्रैटेजी डालूंगा, प्रॉपर बुक 1 के कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन पे जबरदस्त फोकस किया जाए। मैंने बुक 1 को थोड़ा सा अभी निग्लेक्ट किया कि मैं चाहता हूं कि जिसके 20 आए उसके अचानक से 10 दिन के अंदर 40, 45, 50 पहुंच जाएं, फिर बुक 1 से जो बची हुई चीजें करी जाएंगी तो वो एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचा देंगी। 70 में 70 के लिए तो आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आपकी मेहनत बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और वो दिन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये रहा आपका डुअल एटम न्यूक्लियस सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर से 5 मार्कर आ सकता है। रे ऑप्टिक्स से 5 मार्कर में यूजुअली वही आपकी 4-5 चीजें हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में 4-5 केस होते हैं, कोई एक केस डिराइव कर लीजिएगा, रेयर टू डेंसर मीडियम रियल इमेज। आपको मेंशन्ड नहीं आता बोर्ड में कि कौन सा केस डिराइव करना है, मैंने तो कभी नहीं देखा बोर्ड में ऐसा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उस पे जो न्यूमेरिकल होता है कि लेंस के टोटे टोटे कर दिए, लेंस को पानी में डाल दिया, लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दिया, और एक लेंस में हमने 2 मटेरियल से बना दिया लेंस, और उसके बाद होता है कि लेंस में लाल रोशनी की जगह नीली रोशनी आ गई तो लेंस की फोकल लेंथ पे क्या फर्क आएगा। ये 3-4 न्यूमेरिकल होते हैं लेंस मेकर्स पे। प्रिज्म फॉर्मूला मैं उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता हूं बोर्ड्स के लिए, बट क्योंकि कभी आजकल बड़े रैंडम पेपर आता है, मैथ्स जैसे पिछले साल मैथ्स में जो हर साल क्वेश्चन आ रहा था वो ना दे के कुछ और दे दिया, तो इसलिए प्रिज्म फॉर्मूला भी करना है आपको। और लास्टली आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है वो करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और इन टॉपिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं आपको अब एनसीईआरटी के अंदर 6-7 न्यूमेरिकल मार्क करके बताऊंगा। 8वां न्यूमेरिकल दुनिया में नहीं है, अगर आप वो 7 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। हाँ, नहीं बनता, सच बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए, सेमीकंडक्टर में 5 मार्कर में वही होता है, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोल देंगे। ठीक है, और उसमें नीचे ग्राफ बना के दे देंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा, फॉरवर्ड रिवर्स बायस का एक साथ ग्राफ है, उसमें रेजिस्टेंस पूछ लेंगे। चलिए क्विकली अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी एटम डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई के चैप्टर्स। क्यों भाई, क्यों है फर्स्ट प्रायोरिटी? अरे कम मेहनत पे ज्यादा मिल रही है ना आपको। एक दिन का डुअल नेचर चैप्टर है, एक दिन मतलब 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हो तो 10 घंटे का चैप्टर नहीं है। 3 से 4 घंटे आपको डुअल नेचर की थ्योरी करने में लगेंगे, 2 घंटे न्यूमेरिकल में, 6 घंटे सेल्फ स्टडी का चैप्टर है। एटम्स मुश्किल से 5-6 घंटे, न्यूक्लियाई मुश्किल से 4 घंटे, मतलब ये तीनों चैप्टर 2 दिन में किए जा सकते, 2 से 3 दिन में। आप जीरो तो नहीं हो सकते, आपके पास कम से कम नोट्स होंगे, वीडियोस होंगी। नहीं है आपके पास अगर वीडियोस 1 शॉट या फिर रिकॉर्डेड कहीं से, तो आप मेरे से भी बोल सकते हैं, मैं आपको अपनी एंड्रॉइड ऐप पे फ्री में एक्सेस दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई 12 नंबर, सेमीकंडक्टर 7 नंबर, ये सारे चैप्टर 4 दिन में सुपर डुपर किए जा सकते हैं। आज 0 आ रहे हैं, 4 दिन बाद इनमें फुल लाए जा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं। 19 नंबर बनते हैं, आज अगर 20 नंबर पे हैं तो अगले 15, 17, 18 नंबर का सीधे जंप आते हैं, या 20 से 40 नंबर पे पहुंचते हैं अगले प्री बोर्ड तक, अगर स्कूल में हो रहा है तो। देखिए, डुअल नेचर पे सब कुछ करना है, सब कुछ आएगा भाई लोगों। अपनी तरफ से सुपर इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपको रिवीजन चेकलिस्ट में ध्यान रखनी है कि हाँ ये मुझे आता है, इसका मतलब मुझे ठीक ठाक चीजें आती हैं, ये आपको याद रखना है, ये चीजें मेरे से मिस ना हो जाएं। ठीक है, इस वीडियो को गाइड करने के लिए बना रहा हूं, आपको मिसगाइड करने के लिए नहीं बना रहा हूं, प्लीज। ठीक है, आइए, डुअल नेचर में आपको ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए आप ग्राफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, डी ब्रॉय वेवलेंथ पे भी ग्राफ्स हैं, वेवलेंथ वर्सेस मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डुअल नेचर के लिए आप ओनली एनसीईआरटी कर लीजिए, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इन तीनों चैप्टर्स के लिए आप ओनली एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कर लीजिए, और 2020 से 2025 के पीवाईक्यूज कर लीजिए।
आपका काम हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। आपको इन तीनों चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में बढ़िया माल दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो नहीं है, ये 2004 में भी आया था इस टाइप का, 2013 में भी आया बोर्ड में। ठीक है, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे ईयर याद रहते हैं, आप चेक कर लेंगे तो भी ये ईयर आपको दिख जाएगा, इसी में आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है जो डुअल नेचर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ को मिला के बनाया जाता है। कहते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। आप ये शब्द लिख लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कैलकुलेट दी डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसमें कि hc/λ1 को आप सीधे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देते हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। फिर जब एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई तो डी ब्रॉय वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड में आया हुआ है, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी उसके लिए एनसीईआरटी बैक आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद अगर एटम्स की बात की जाए ना बच्चों, तो देखिए एटम्स में क्या क्या होता है, क्विकली बताऊं आपको पता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रेजिन पुडिंग मॉडल, फिर आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आता है। उसमें दो चीजें आ जाती हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर अच्छा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क पड़ जाता अगर गोल्ड की जगह सिल्वर फॉइल ली जाती। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क पड़ जाता अगर काइनेटिक एनर्जी जो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में, उसकी जगह कुछ और ले ली जाती। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का और देखना है कि वो किस पे कैसे डिपेंडेंट है। एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गोल्ड के एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और लेट्स से मतलब काइनेटिक एनर्जी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना कम होगा। एक जनरल वो बात बता रहा हूं मैं आपको, अब डिराइव करके देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, सारे मुझे याद है, बट अभी मैं उस तरह के फॉर्म में नहीं जाना चाह रहा हूं कि आपको सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करूं एक स्ट्रैटेजी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद एक एटम्स का अगर लेट्स से मैं पेपर बनाता हूं या कोई भी पेपर बनाता है, तो पूरे चैप्टर एटम्स से अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का देना है तो भाई फिर यही दिया जाता है। आप सबके प्री बोर्ड में 99.9% केसेस में आता है। ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद रहा है, कोई हाइपोथेटिकल मॉडल है, कह रहे हैं इनमें कौन से ट्रांजिशन में 275 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट होगी। ठीक है, तो आप इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल देते हैं, hc/λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देते हैं, और फिर देखते हैं कि किसका डिफरेंस, किन दो का डिफरेंस उसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एटम्स का, सुपर इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एटम्स में एमसीक्यूज के लिए रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट किस पे डिपेंडेंट है, n²/z पे, वेलोसिटी z/n पे, काइनेटिक एनर्जी z²/n² पे। ठीक है, z²/n² पे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है, नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है, टाइम पीरियड n³ के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी z² के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक मूवमेंट n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से एटम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो घूमने की वजह से करंट निकालो, फिर μ0I/2r लगाओ, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, r किस पे डिपेंडेंट है, I किस पे डिपेंडेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिए बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियाई में क्या करना है। न्यूक्लियाई में आप सारे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कर लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूक्लियाई के। एनसीईआरटी बैक एक से एक हीरा क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ और उसके कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फैक्ट बेस्ड ग्राफ है, उसे ऐसे मत बनाइएगा कि ग्राफ को पोलियो हो गया। ठीक है, मतलब आपको पूरा याद रखना है कि कहाँ पे आयरन है, कहाँ पर जाके वो यूरेनियम आ जाता है, ये कुछ लो एटम्स होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैंने रफ बनाया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ, उस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कि भाई ए एटम ने फ्यूजन करके बी क्यों बनाया, क्योंकि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मिली। ठीक है, ये वाले का फिजन क्यों हुआ छोटे वाले में, क्योंकि फिर से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मिली। मोस्ट स्टेबल कौन सा है, आयरन है। आखिर 30 से लेकर के 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ जो है वो लगभग कांस्टेंट क्यों है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, और जब एक न्यूक्लियॉन के पास 30 न्यूक्लियॉन और आ गए तो 30 के बाद और बढ़ाने से नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर नहीं बढ़ते, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में कुछ खासा फर्क नहीं आता। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल्स किस टाइप के हैं, ये ग्राफ आपको करना है, बोर्ड में आया हुआ न्यूक्लियर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का। फिजन और फ्यूजन पे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिजन और फ्यूजन पे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि भाई 2 kg ड्यूटेरियम के फिजन से आप एक 50 वॉट 100 वॉट के इलेक्ट्रिक लैंप को कितनी देर तक जला सकते हैं। ये एनसीईआरटी बैक था
ठीक है, तो आंसर होता है 49,000 ईयर्स। ठीक है, क्यू वैल्यू निकालना, किसी भी रिएक्शन में क्यू वैल्यू कैसे निकलेगी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना मास डिफेक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये आपकी रिवीजन चेकलिस्ट हो गई, है ना। सेमीकंडक्टर्स सुपर सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ पढ़ने का ही नहीं है। पहले बहुत खौफनाक होता था, बहुत ज्यादा चीजें होती थी सेमीकंडक्टर के अंदर, लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां तक पढ़ें। बट यहां पर अब सेमीकंडक्टर काफी आसान हो गया। एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड और लॉजिक गेट्स बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, बोर्ड के सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में आप ध्यान रखिए कि आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, इस तरह से फॉरवर्ड बायस के ग्राफ बना रखा है, रिवर्स बायस का, और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। जब आईडी 15 मिली एम्पियर है तो कितना करंट है, और वीडी जब -10 वोल्ट है तब कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में डिस्टिंग्विश करिए, सॉरी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिस्टिंग्विश करिए एनर्जी बैंड डायग्राम के बीच में। डोनर एनर्जी लेवल कहां होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां होता है। पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। NI स्क्वायर इज इक्वल टू NE इंटू NH पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। एक बार बोर्ड में बहुत पहले 2005 में इस पे न्यूमेरिकल आया था, सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, 3 नंबर का आ जाता है। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट की थ्योरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, डेफिनेशन याद कर लीजिए, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूरा डायग्राम के साथ प्रॉपर वर्किंग। फिल्टर सर्किट वैसे अच्छे तरह से तो सीबीएसई बोर्ड में मेंशन नहीं है, सिर्फ यही मेंशन है रेक्टिफायर, बट चलिए फिर भी टू बी ऑन दी सेफर साइड कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें पी साइड और एन साइड के पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है, नेगेटिव आता है तो रिवर्स बायस्ड होता है। इस टाइप के क्वेश्चन 2-2, 3-3 नंबर के बोर्ड में बहुत 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 बार देखे गए हैं बच्चों। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि अब आप देख लीजिए, आपने डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर जैसे ही कवर किया तो कहानी आ गई आपकी। ये समझ के चलिए कि कितने थे आपके 12 और 7 19 नंबर कवर हो गए, 19 नंबर, और 19 नंबर के लिए मुश्किल से 4 दिन लग रहे हैं। आप खटाखट पढ़ते हैं, कहानी खत्म, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है। ठीक है, मैंने इस वीडियो को बहुत लंबा ना करने की वजह से मैं आपको बस यहीं पर बोर्ड पे समझा रहा हूं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के बैक और इंटेक्स क्वेश्चंस का नंबर एग्जैक्टली लिख दूंगा जो सुपर इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में। आप सारे करिए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हैं वक्त की कमी से, या फिर आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं आपको लूंगा जो मस्ट डू हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा बच्चों। जरूर करके जाने हैं जो, है ना, जिन्हें छोड़ना है आप सोच ही नहीं सकते छोड़ने की। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तो मैं इस वाले में ही बता दूंगा। देखिए, ईएम वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट निकालने पे न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको एक वोल्टेज दे देंगे, आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट कितना होगा। याद रखिए आईडी और आईसी सेम होता है, आपको पता होना चाहिए। आप इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालते हैं सीवी, चार्ज को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आईडी आ जाएगा और वही आईसी होता है। एक ईएम वेव पे न्यूमेरिकल होता है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देके मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालते हैं, मिलेगा आपको एनसीईआरटी एग्जांपल में, आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे। मैं आपको जो बोल रहा हूं ये टाइप क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है ढूंढने, आपको बोर्ड की पीवाईक्यू की किताब में आराम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। आपको नीट के पीवाईक्यू में मिलेंगे, आपको जेईई मेन के पीवाईक्यू में मिलेंगे, आपको बोर्ड के पीवाईक्यू में मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी एग्जांपल में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, 2 नंबर का सुपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। भाई वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी साइनोसॉइडली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। पर इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 नहीं होता, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमा पे आती है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमा पे आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। ठीक है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, शायद आया भी है बोर्ड में एमसीक्यू, एक पिछले साल या पिछले से पिछले साल। ये आपका नीट 2021 में आया, जेईई मेन में भी 10 बार आया। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे देते हैं और बता देते हैं लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब बोलते हैं कि इनमें से कौन से वेक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा इसमें लॉजिक क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे ई पहले बी बाद में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देगा, जो कि यहां पर आई कैप है। तो आप यहां पर चारों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिसमें 0 आ रहा है उसको उठाएंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि ई क्रॉस भी आई कैप के बराबर आना चाहिए। सुपर डुपर डुपर डुपर
इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन होता है कि एक मिरर पे, वैसे तो ये डुअल नेचर का क्वेश्चन है, मैंने ईएम वेव में बता दिया आपको कि एक मिरर है, कुछ 30% रिफ्लेक्टिंग है, उस पर एक लाइट की इंटेंसिटी आई है, तो बताइए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मिरर क्या होगा। एक क्वेश्चन होता है कि बल्ब है, एक स्फीयर के सेंटर पे रखा है, उससे 4 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, मैं जो बता रहा हूं ये चीजें हैं ऑलरेडी, आपको ढूंढने का कष्ट नहीं होगा। अगर कष्ट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल दीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाले 2-3 दिन का समय लगेगा, अलग बात है, ठीक है। तो इस बल्ब से कुछ दूरी पे आप इंटेंसिटी निकाल दीजिए, और इंटेंसिटी होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, और एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या फिर बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। यहां से आपका सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको ईएम वेव बता दिया, राइट। आइए जल्दी से क्विकली देखते हैं बुक 2 के अंदर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइजेंस प्रिंसिपल आ सकता है क्योंकि भाई अब आप जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ वाली डेरिवेशन ना, फ्रिंज विड्थ वाली डेरिवेशन अब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक सुपरपोजिशन वाला होता है कि भाई ए साइन ओमेगा टी और बी साइन ओमेगा टी के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो इतना है तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, स्नेल्स लॉ वाली डेरिवेशन बोर्ड में फेवरेट है, उन लोगों की बहुत बार आ चुकी है, बट 2 नंबर तक ही डिजर्व करती है। वाईडीएसी पे न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपको एनसीईआरटी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, बट उतने न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसलिए आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए 10 साल के बोर्ड के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, या फिर आप वेव ऑप्टिक्स वन शॉट आप इस चैनल पे भी देख सकते हैं। मेरे इस चैनल पे पड़ा है वेव ऑप्टिक्स वन शॉट, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, वेव ऑप्टिक्स में A to Z कवर्ड है, ठीक है। सिंगल स्लिट की सिर्फ डेरिवेशन कर लीजिए, इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड ही होते हैं कि nth मिनिमा के लिए a sin थीटा n लैम्डा होता है, और nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए a sin थीटा 2n+1 लैम्डा बाय 2 होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लीनियर एंगुलर विड्थ, दैट्स इट। तो इस पे फॉर्मुला बेस्ड ही निकलते हैं। अच्छा, ये रे ऑप्टिक्स आ गया। रे ऑप्टिक्स में एक बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म में ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट जा रही है, तो आपको ट्रेस करना है इनका पाथ। आपको एनसीईआरटी बैक और इनटेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं रे ऑप्टिक्स में, मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा वो, क्योंकि वो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स बड़ा हैवी डोज चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 10th के लेवल जैसा लगता है, बिना कैलकुलस का चैप्टर है, तो हर बच्चा काफी कंफर्टेबली कर लेता है, और सुपर वेटेज है भाई साहब। आप समझ के चलिए कि 8 से 10 नंबर की वेटेज तो मिलेगी आपको रे ऑप्टिक्स में, और एक 5 मार्कर 99.99999999% यहीं से आता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इसकी क्या क्या है रे में, आप देख लीजिए। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, एक ही केस कर लीजिएगा, 4-5 केस करने की जरूरत नहीं है। इसमें कई केस होते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस, रियल इमेज, कॉन्वेक्स सरफेस, वर्चुअल इमेज, और रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कॉन्केव सरफेस, सब कुछ होता है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, और उस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, लेंस के टोटे टोटे कर दिए, लेंस को पानी में डुबो दिया, डिफरेंट कलर की लाइट इंसिडेंट हो गई लेंस पे। प्रिज्म होता है, प्रिज्म का डेरिवेशन, प्रिज्म फॉर्मूला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं रे ऑप्टिक्स में। और मैं आपको रे ऑप्टिक्स के 6-7 रादर 10-12 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो जिनके बोर्ड में आने की संभावनाएं 99.99% होती हैं, 0.01% का एरर सबको अलाउ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि जिन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज्यादा संभावना है रे ऑप्टिक्स के, बस वो मार्क करा रहा हूं। बाकी नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड के भी जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छाप के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो एक बार हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन, है ना। करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे। रे ऑप्टिक्स तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। तो ये हमारा बुक 2 का पहला रे ऑप्टिक्स ही तो है, ठीक है। ज्यादा समय ना लेते हुए रे ऑप्टिक्स के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। थोड़ा फास्ट स्क्रॉल होगा तो मेरे को तो कुछ हो रहा है अजीब सा, कोई बात नहीं, ठीक है। यार ये जॉगर वाले क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन मुझे एनसीईआरटी में गलत लगता है, इन्होंने एवरेज लिया हुआ है, एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस लेना होता है, बट ये जॉगर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। याद रख लीजिए आप, एग्जांपल 9.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ओके। बट ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन गलत है, आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं वो आपको बता देंगे कि सही सॉल्यूशन क्या होगा। मुझे ये क्वेश्चन सही नहीं लगता, मुझे लगता है इन्होंने एवरेज वेलोसिटी निकाली है, बट हर मोमेंट पे जॉगर की वेलोसिटी चेंज होगी,
ये वाले देखिए डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि डेविएशन ऑफ रे बाय 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री बोर्ड में आ चुका है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाली डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए अब डेरिवेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, सीधे मैं आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ले जाता हूं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितना इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ के चलिए। इसके लिए मेरे पास पैरामीटर नहीं है आपको बताने का कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी बार बोर्ड में आया है, ठीक है। चलिए और देखिए, बस बाकी तो ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के मैंने आपको बताई दिए डायग्राम्स। आपको डेरिवेशन में कष्ट आता है, आप बताइए, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा इसकी अच्छी सी, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी बैक के मस्ट डू क्वेश्चंस, मस्ट डू मतलब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ठीक है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ने हैं, मस्ट डू क्वेश्चन भाई 9.5 ये मस्ट डू मामला है, मतलब इससे इंपॉर्टेंट मेरे को और भी दिखते हैं, बट ये सुपर इंपॉर्टेंट 9.5 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9.7 9.8 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ये न्यूमेरिकल है, ओपी लिख रहा हूं, OI ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सुपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये 6-7 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अंदर है, इसके बाहर कोई न्यूमेरिकल मैंने तो नहीं देखा कभी, ठीक है। ये देख लीजिए माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल 9.12, टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल 9.13, 9.14 ये चंदा मामा की इमेज बनाते हैं भाई बोर्ड में, मैंने तो 4 बार देखा है क्वेश्चन, 4 बार। 9.14 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल के लिए भटकने की जरूरत नहीं। 9.15 भी कॉन्सेप्चुअल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट को यहां और यहां रखा तो इमेज कहां बनेगी, यहां और यहां रखा तो इमेज कहां बनेगी, इसे आपको थ्योरेटिकली मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से प्रूव करना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है ये, 2011 में आया और उसके बाद भी रिपीट हुआ। इसको छोड़ देते हैं। ये न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड 9.19 अपने आप का एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं, चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बस एक और देखते हैं, कहानी खत्म बस। फिर ये कार्ड शीट वाला मैंने उतना इंपॉर्टेंट बोर्ड में देखा नहीं है, बट ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है तो आप ये कर लेंगे 9.22, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9.2 से 9.26 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30x 9.27 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9.28 2012 दिल्ली 2012 जब बोर्ड का तगड़ा पेपर आया था उसमें पहली बार आया था 3 किलोमीटर से, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता जो आपने रट रखा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, लॉजिक अप्लाई होता है बहुत तगड़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9.29 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्टली आपका ये कि पहले जब पानी नहीं था तो फाइनल इमेज बन रही थी 30 सेंटीमीटर पे, लेंस के नीचे कोई लिक्विड डालने पे 45 पे बन रही है, तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार आया हुआ है। चलिए बच्चों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आपको मेरे से कुछ और हेल्प चाहिए तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिएगा, 1 हफ्ते बाद आपको बुक 1 की स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा कहता हूं, बाय।